बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आबिद अली अनसेंसर्ड में एक मर्तबा फिर हाज़िर खिदमत। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता एक हफ़्ता बरसग़ीर पाक व हिंद के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तान और भारत के लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग वीक साबित हुआ है। गुज़िश्ता माह पहलगाम में होने वाले एक दहशतगर्दी के हमले में, जिसमें 28 के करीब भारतीय शहरी जो कि टूरिस्ट थे, कश्मीर की वादी में गए थे, उनके ऊपर जो अटैक हुआ, उसमें उनकी जानों का नुकसान हुआ, जिसके बाद भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया और इसका बदला लेने का जो है वो बार-बार इस अज़्म का इरादा जो है वो भारत की तरफ से किया जा रहा था। जिसके बाद से पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के दरमियान जो सरहदी तनाज़ात थे, जो कशीदगी थी सरहद के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी वक़्त भी कोई मिलिट्री मिसएडवेंचर है वो हो सकता है और इसी हवाले से दोनों ममालिक के अंदर जो मिलिट्री की ड्रिल्स हैं वो भी जारी थी। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में उस पहलगाम वाक़ये के हवाले से थोड़ी-सी जो है वो बात की थी। नाउ दैट दिस स्मॉल इंडो-पाक वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हैज़ एक्चुअली प्रोबेबली सेटल्ड डाउन और काफ़ी हद तक इसमें कमी आ गई है। तो अब हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इसके ऊपर एक एनालिसिस मुरत्तब कर सकते हैं कि इस गुज़िश्ता 4 से 5 दिन की कशीदगी में पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक ने क्या खोया, क्या पाया? और अगर हम इसको एनालिसिस की हद तक देखें, तो व्हाट कैन बी आवर लाइक टॉप 10 टेकअवेज़ फ्रॉम दिस वॉर? तो आज हम इसी मौज़ू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़, वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमें इस 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखने को मिलता है, वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की अनडिस्प्यूटेड टैक्टिकल और जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है, वो हमें देखने में नज़र आती है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान भारत से बहुत छोटा मुल्क है और इसी तरह से जो पाकिस्तान के दिफा के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो भी भारत से बहुत कम है। तकरीबन 75 से 80 अरब डॉलर के करीब भारत जो है वो हर साल अपने दिफा पर खर्च करता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा दिफाई बजट है। आफ्टर ऑब्वियसली अमेरिका, रशिया एंड चाइना। और इसी तरह से जो पाकिस्तान है, अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान के दिफा का जो टोटल बजट है वो कमोबेश 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान बनता है। सो ये तकरीबन 1:8 की रेशो बनती है अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली दिफा का जो बजट है वो भारत से बहुत कम है। पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की मिलिट्री हो या पाकिस्तान की नेवल फोर्सेज हो, वो अपने इक्विपमेंट के हवाले से या फिर अपने वसाइल के हवाले से भारत से बहुत पीछे हैं और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली जो है वो भारत की तमाम फोर्सेज को पाकिस्तानी फोर्सेज के ऊपर एक सुपीरियॉरिटी जो है वो हासिल है। उसके बावजूद पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से इस मार्के में एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या विक्टर के तौर पर जो है वो उभर कर आना एक सरप्राइज़ या फिर एक मिरेकल से कम नहीं है। इसके पीछे क्या-क्या मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से ये हुआ है, उनके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली बात की जा सकती है। 2019 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुलवामा अटैक के बाद इसी तरह की एक सरहदी कशीदगी जो है वो सामने आई थी और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने। पाकिस्तान के इलाकों में घुसकर वहाँ पर बमबारी की थी। तो वो एक ऑल्दो इट वाज़ अ वेरी लिमिटेड, वेरी रिस्ट्रेन्ड काइंड ऑफ एन एक्ट और वहाँ पर जो है वो कुछ कुछ खाली इलाकों के ऊपर कुछ मिसाइल्स या पेलोड जो है वो फेंक कर भारतीय तैयारे वापस चले गए थे, जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की और अभिनंदन जो कि स्क्वाड्रन लीडर थे इंडियन एयर फोर्स में, उनको कैप्चर भी किया गया। बाद में उनको इंटरनेशनल प्रेशर्स के बाद जो है वो छोड़ना भी पड़ा हमें। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक़्त 2 तैयारे मार गिराए थे और उस वक़्त भी पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपनी जो टेक्निकल सुपीरियॉरिटी थी, उसको जो है पूरी दुनिया के सामने बाकायदा एस्टैब्लिश किया था। उस वाक़ये के बाद भारत के अंदर एक बाकायदा कैंपेन चली और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से जो आर्गुमेंट है बिल्ड किया गया कि अगर आज हमारे पास एक बेहतर फाइटर जेट्स होते, तो ये जो सारे का सारा मामला है, इसकी सूरत हाल कुछ और होती। और इसी सारे वाक़ये के बाद बाकायदा तौर पर एक कैंपेन के तहत एक कैंपेन जो है उसको बाकायदा बनाया गया और अल्टीमेटली भारत ने फ्रांस से 4.5th जनरेशन राफेल जेट्स का एक जो फ्लीट है उसको खरीदने का एग्रीमेंट किया। तकरीबन 36 के करीब राफेल जेट्स जो है वो भारत ने फ्रांस से खरीदे, जिनकी कीमत तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब बनती है। यानी कि आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पूरे 1 साल का जो दिफा का बजट है, उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ राफेल जेट तैयारे जो हैं वो भारत ने खरीद रखे थे 2019 के वाक़ये के बाद। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल और बहुत बड़ा टेक्निकल सुपीरियॉरिटी थी जो कि इंडियन एयर फोर्स को इसके बाद मिल गई थी और पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है कि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता था। इसी वजह से 2021 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब और उस वक़्त के जो एयर चीफ थे, उन्होंने मिलकर आपस में ये डिसाइड किया दैट वी नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। हमें भी जो है वो भारत की सुपीरियॉरिटी को, इस एयर सुपीरियॉरिटी को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो करना होगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने अपने दरीना दोस्त चाइना की तरफ जो है वो रुजू किया और चाइना का जो नया प्लेन जो उन्होंने तैयार किया था 4.5th जनरेशन जे-10C, उसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है जे-10CE, पाकिस्तान ने उसको खरीदने में अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने 25 के करीब जे-10CE चाइना से हासिल किए, जिन्होंने पाकिस्तान की एयर फोर्स को काफ़ी हद तक इंडियन एयर फोर्स की इस टैक्टिकल और जो टेक्निकल सुपीरियॉरिटी थी उसके मुकाबले पर एक बराबरी की सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तैयारा चाइना की तरफ से एक यूनिक और एक बहुत ज़्यादा आई वुड से हाइली एडवर्टाइज्ड तैयारा है। चाइना टेक्स ह्यूज प्राइड इन बिल्डिंग दिस एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने तमाम तर फीचर्स के लिहाज से दुनिया के तमाम अला तरीन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स को कम्पीट करता है, बल्कि साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है। और इस वजह से चाइना जो है वो इस तैयारे की जो पैदावार है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राउड फ़ील करता है और पाकिस्तान ने बहरहाल इन तैयारों को हासिल करके पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के फ्लीट में शामिल किया और अल्टीमेटली पूरी दुनिया ने देखा कि यही वो एक चीज़ थी जिसने अल्टीमेटली पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को इंडियन एयर फ़ोर्स के ऊपर एक सुपीरियॉरिटी जो है वो प्रोवाइड की। इस तैयारे के अंदर जो एक ख़ास मिसाइल नस्ब है PL-15 के नाम से, जो कि एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है। इस मिसाइल की जो रेंज है और इस मिसाइल के जो फीचर्स हैं उसकी वजह से भी ये जे-10CE और PL-15 एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है और इसी कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को इसकी ये सुपीरियॉरिटी जो है वो
दी है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस 4 से 5 दिन के टोटल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान एयर फोर्स ने तकरीबन 6 के करीब भारतीय तैयारे जो हैं उनको शूट डाउन किया है, जिनमें से मुबैना तौर पर एलिजिडली 3 राफेल जेट्स हैं। और ये एयर कॉम्बैट हिस्ट्री की में पहली दफ़ा हुआ है कि राफेल जेट को जो है वो इस तरह से शूट डाउन किया गया है। और एक 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट को इस बुरे तरीके से जब एक मिलिट्री कॉम्बैट के अंदर जो है वो शिकस्त होती है, तो ये इट हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशंस, जिसकी वजह से भारत की जो एयर फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हमें बैक फुट पे नज़र आती है। सो मच सो कि जब भारतीय एयर मार्शल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से सवाल भी किया गया, तो उन्होंने इसको डिनाई करने से इनकार किया कि हमारे राफेल जेट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं। बहरहाल जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, टेलीग्राफ की तरफ से, सीएनएन की तरफ से और कुछ फ्रेंच सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से ऑलरेडी इस चीज़ की कन्फर्मेशन आ चुकी है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को गिराया है और उनमें राफेल जेट्स भी शामिल हैं। तो ऑल इन ऑल जो पहला टेक अवे इस हवाले से हमें मिलता है, वो पाकिस्तान एयर फोर्स की एक टेक्निकल और ओवरऑल एक मिलिट्री सुपीरियॉरिटी हमें देखने को मिली इस सारे के सारे कॉम्बैट के अंदर। दूसरे नंबर पर जो एक बहुत बड़ा टेक अवे हमें देखने को मिला, और मैं ज़ाती तौर पर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था ये चीज़ देखकर, वो इंडिया की इंटरनेशनल आइसोलेशन थी। हर बंदा जो है वो गुज़िश्ता कुछ सालों से जबकि भारत एक इतनी बड़ी इकॉनमी के तौर पर भी उभर कर आया, दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जो है वो इस वक़्त भारत के साथ तिजारत करने में या भारत के साथ बिज़नेस करने में भी इंटरेस्टेड हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने प्रोबेबली तारीख़ के बदतरीन मुआशी और माशरती हालात से जो है वो निबर्द आज़मा हमें नज़र आता है। ऐसी सूरत में हर बंदा यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इस तरह का कोई भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी दो तरफ़ा जो मुल्कों का मामला होता है, इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल सपोर्ट होगी, वो भारत के साथ आकर खड़ी होगी। भारत भी शायद यही सोचे बैठा था कि उसकी गुज़िश्ता कुछ सालों में की जाने वाली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनकी जो स्टेप्स रहे हैं, वो इस सारे मामले में आइसोलेशन का शिकार नहीं होंगे। शायद यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले इंटरनेशनल कुव्वतों को भी इस हवाले से अपने एतमाद में लिया, और जेडी वेंस जो कि अमेरिकन वाइस प्रेज़िडेंट हैं, उनके एक इंटरव्यू को भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कोट किया जा रहा था इस सारे मार्के से पहले, कि वो भी किसी हद तक अपनी टैसिट अप्रूवल जो है वो इंडिया की एक मिलिट्री कार्रवाई को दे चुके हैं। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ और अल्टीमेटली जब इंडिया ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो ये देखने में आया कि कोई भी बड़ी इंटरनेशनल ताकत जो है वो खुलेआम जो है वो बाकायदा तौर पर ओपनली इंडिया की सपोर्ट में सामने नहीं आई। ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी। इंडिया जो है वो रशियन और इज़राइली मिलिट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ इसराइल शायद वो एक वाहिद मुल्क था जिसकी तरफ से एक ओपन जो है वो सपोर्ट भारत को इस सारे मामले में नज़र आई है। अदरवाइज़ अमेरिका हो, यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हों, चाइना हो, टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, इन तमाम ममालिक में से किसी मुल्क ने भी खुलेआम ओपनली जो है वो भारत के इन तमाम इक़दामात का ना तो दिफ़ा किया है और ना ही ओपनली भारत के साथ आकर वो खड़े हुए, बल्कि तकरीबन तमाम ममालिक ने ही दोनों ममालिक को रिस्ट्रेन करने का जो है वो मशवरा दिया, ममालिक को डायलॉग के ज़रिए बातचीत हल करने का मशवरा दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसने प्रोबेबली इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी बहुत बुरे तरीके से झंझोड़ कर रख दिया है, एंड नाउ दे आर क्वेश्चनिंग कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कहाँ खड़ी है। और वो ये जो चीज़ सोचे बैठे थे कि उन्होंने पाकिस्तान को बुरे तरीके से इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया है और पूरी दुनिया भारत के साथ आकर खड़ी हो गई है। ये गलतफ़हमी जो है वो बहुत हद तक भारत की दूर हो गई है इस सारे 4 से 5 दिन के एक इंसिडेंट, इस 4 से 5 दिन के एनकाउंटर के बाद। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिली, वो चाइना और पाकिस्तान के जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप्स हैं, उनके अंदर एक ह्यूज बूस्ट हमें देखने को मिला इस सारे के सारे वाक़ये के बाद। चाइना, जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि चाइना ने ही पाकिस्तान को एयर फ़ोर्स के हवाले से J-10CE और PL-15 मिसाइल्स देकर या फिर पाकिस्तान को हर तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट देकर इस काबिल बनाया था कि हम इंडियन एयर फ़ोर्स का मुकाबला करने के काबिल हुए। ये कहा जाता है, मुहावरतन भी ये चीज़ मशहूर है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसका सबसे बेहतरीन मुज़ाहिरा जो है वो एक अमली जंग के तौर पर ही हो सकता है, उससे बेहतर कोई तजर्बा या मुज़ाहिरा नहीं हो सकता। तो ये जो J-10CE तैयारे हैं, ये इनका पहला अमली मुज़ाहिरा था कि किस तरीके से वो एक वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर ऑपरेट करेंगे। पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स की बेहतरीन जो सलाहियतें हैं, उन्होंने इसके अंदर 4 चाँद लगा दिए, और आज हम देख रहे हैं कि जो J-10C की जो इंटरनेशनल मार्केट है, इट हैज़ स्काई रॉकेटेड, जबकि दूसरी तरफ जो राफेल जेट्स हैं, फ्रेंच राफेल जेट्स हैं, उनकी मार्केट जो है वो बुरे तरीके से डाउन हुई। पहला तैयारा गिरने की खबर आने के साथ ही 4% से ज़्यादा मार्केट जो है वो राफेल जेट्स की जो है वो गिर चुकी थी। सो पाकिस्तान और भारत का ये जो एक एनकाउंटर हुआ है, ये चाइना की तरफ से जो मिलिट्री इक्विपमेंट की जो इनकी इंडस्ट्री है, उसको एक ह्यूज बूस्ट मिला है, और उसके साथ ही साथ चाइना ने जिस तरह ओपनली पाकिस्तान की सपोर्ट की, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तो ये चीज़ जो है वो अब एस्टैब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं, इनके अंदर एक नए दौर का आगाज़ होगा। ये भी यहाँ पर जो है वो काबिल ज़िक्र बात है कि पाकिस्तान इस वक़्त अपने 80% से ज़्यादा जो इक्विपमेंट है, जो मिलिट्री का इक्विपमेंट है, वो चाइना से या तो दरामद कर रहा है या फिर चाइना के साथ मिलकर बना रहा है। तो पाकिस्तान ने वो जो एक गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारी एक डिपेंडेंस थी इंटरनेशनल कंट्रीज़ पर, स्पेशली अमेरिका के ऊपर मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से, हमने उसको काफ़ी कम किया, और अब हम अपना सारे का सारा जो अलायंस है वो चाइना के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं, और ये इंटरनेशनल पावर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज था कि किस तरीके से जो चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट है वो परफ़ॉर्म करेगा अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में बिलाशुबा ये एक नए दौर का आगाज़ होगा। चौथे नंबर पर जो इस हवाले से एक बड़ा टेक अवे है, वो ग्लोबल मिलिट्री ऑब्जर्वेशंस जो हमें देखने में मिली हैं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो सारे का सारा तनाज़ा है, इसके पीछे के बैकग्राउंड को देखने और समझने की भी ज़रूरत है। ऐसे हालात जबकि चाइना और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर चल रही है, ऐसे हालात जब नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो मल्टीपल एनकाउंटर्स या मल्टीपल जो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी और नॉर्थ कोरिया के साथ भी एंगेज कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट का इतने बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म करना, और नेटो कंट्रीज़ में से एक इंतहाई अहम मुल्क फ्रांस के मिलिट्री इक्विपमेंट का इतने बुरे तरीके से मायूस कुन जो है वो परफ़ॉर्म करना, ये इंटरनेशनल जो मिलिट्री
पावर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि चाइना इज़ अ फोर्स टू रेकन विद एंड चाइना को जो है वो लाइटली नहीं लिया जा सकता। चाइना जो है वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से, अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी के हवाले से वो नेटो कंट्रीज़ हों या फिर वो अमेरिका जैसी सुपर पावर हो, उनका मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और ये मेरे ख्याल में इस सारे के सारे मामले के अंदर जो इंटरनेशनल मिलिट्री ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। आई वाज़ लुकिंग एट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ डेली टेलीग्राफ में, सीएनएन में, अल जज़ीरा में, तमाम जो इंटरनेशनल पंडित्स हैं, जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं, दे आर राइट नाउ स्टन्ड कि किस तरीके से जो चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट है उसने परफॉर्म किया है और कितने बुरे तरीके से जो नेटो कंट्रीज़ में से एक इंतहाई अहम मुल्क फ्रांस की जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो या फिर इसराइली जो ड्रोन्स हैं वो किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ किए गए हैं। तो मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से जो मिलिट्री ऑब्जर्वेशंस हैं इंटरनेशनली और उसका जो एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, वो भी बहरहाल इस वाक़ये से हमें देखने को मिलेगा। 5वाँ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट टेक अवे इस सारे वाक़ये के अंदर जो मैं समझता हूँ जो हमें देखने को मिला है, वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। भारत जैसा कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस मुआशी मुकाबले में कंपैरिज़न में कहीं पर भी जो है वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान शायद अपने गुज़िश्ता 78 सालों में सबसे बदतरीन माशी हालात का इस वक़्त जो है उससे दो-चार है, माशी मुश्किलात हैं, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज ना हो तो शायद हम अपने बजट के डेफ़िसिट को भी पूरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत जो है वो इस टाइम पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े-बड़े, वो उनके लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि तमाम दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करने की जो है वो ख़्वाहिश रखते हैं क्योंकि भारत जो है वो इस टाइम दुनिया की एक बूमिंग इकोनॉमी है। ऐसी हालात में इस कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों तरफ से एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता ये जो 4 से 5 दिन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके पहले 2 दिनों के अंदर ही भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो तकरीबन 84 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 84 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उस इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इतने ही दौरानिये में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो भारत जो है उसके पास इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर आया। इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक कभी भी कोई बहुत लंबे दौरानिये की, तवील दौरानिये की जंग करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। भारत स्पेशली अफ़ोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज़ भारत इंडिया हैज़ अ लॉट मोर टू लूज़ देन पाकिस्तान। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जहाँ पर भारत को इकोनॉमिक इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो हुकूमती फ़ैसिलिटेशन या सब्सिडी के ऊपर जो है वो अपना माहाना राशन जो है उसका गुज़ारा कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसकी 50% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये दोनों ममालिक इकोनॉमिक इतने बड़े लॉसेस को झेलने की जो है वो सख्त नहीं रखते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत की एयर स्पेस बंद कर रखी है और गुज़िश्ता तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर भारतीय एयरलाइंस को 400 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है वो इस ज़मीन में भी उठाना पड़ा है। तो सिग्निफिकेंट जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो इस वाक़ये का दोनों तरफ देखने को मिला है जिसका ज़्यादा शिकार भारत की इकोनॉमी हुई है बिकॉज़ ऑफ द स्केल ऑफ देयर इकोनॉमी एज़ वेल। छठा पॉइंट जो इस सारे के सारे मामले के अंदर जो मेरे ख्याल में बहुत अहमियत का हामिल है, वो दोनों ममालिक की इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंटरनल पॉलिटिकल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेन है, वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हुई है। पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 सालों में जो एक सियासी कशमकश है, जो एक सियासी बहरान है, वो इससे पिछली हुकूमत का खात्मा हो, उसके बाद 2024 के इंतहाई कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हों या फिर पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी हकूक़ की होने वाली खिलाफ वर्जियाँ हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर जो रियासत का जबर है या फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो किसी भी किस्म की डिसेंटिंग वॉइस को कुचल देने की पॉलिसी है, उसने पाकिस्तान के अंदर शदीद सियासी बहरान जो है वो क्रिएट कर रखा था और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो अपनी पॉपुलैरिटी की शायद सबसे निचले लेवल पर जो है वो तारीख में पहुँच चुकी थी। दूसरी तरफ भारत जहाँ पर नरेंद्र मोदी की बीजेपी गुज़िश्ता 3 जो है वो कंसिस्टेंटली दौरानिये से हुकूमत बना रहे हैं। उन्होंने भी 400 सीटें जीतने का दावा किया गुज़िश्ता इलेक्शन में, लेकिन वो सिर्फ 240 के करीब सीटें जीत सके और अभी भी भारत में जो रियासती इलेक्शन हो रहा है, उसको सामने रखते हुए भारत के अंदर भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सियासत को कई चैलेंजेस का सामना है। लेकिन ये वाक़या होने के बाद अब जो हालात हैं वो अक्सर तब्दील हो चुके हैं। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस टाइम शदीद दबाव का शिकार है। वो ना सिर्फ़ ये कि मैदान जंग में ये जंग हार गए हैं, बल्कि उन्होंने फ़ॉरेन जो उनके रिलेशंस हैं, जो उनकी डिप्लोमेसी है, उस तमाम मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया है और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत को बाकायदा इस्तीफ़ों की डिमांड्स तक आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक तो इस सारे के सारे मामले पर अपनी असेसमेंट गलत की और दूसरा फिर उन्होंने इस मामले को हैंडल ठीक तरीके से नहीं किया, जिसका शायद असर हमें आने वाले इलेक्शंस में भी देखने को मिले क्योंकि भारतीय जो ओवरऑल बहसीत मजमूई सारे मामले में अपनी हुकूमत से शदीद नाखुश दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मरती हुई एस्टैब्लिशमेंट को इस सारे वाक़ये ने एक नई ज़िंदगी बख्श दी है और वो शदीद कॉन्फिडेंट है। वो अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर पहुँच चुके हैं और कैसी आयरॉनिक चीज़ है कि वही फ़ौजी गाड़ियाँ जो एक दिन पहले तक जो है वो पत्थरों का शिकार थी, अब उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ बरसाई जा रही हैं। लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पीछे आकर खड़े हो गए हैं और मुझे मेरे ज़ाती राय में मुझे इस चीज़ का खदशा है कि मैदान जंग में जीती हुई, मैदान जंग में हासिल की हुई ये जो बढ़तरी है, ये जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आने वाले दिनों में सिविलियंस के ऊपर जो है अपने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए, मज़ीद सीमेंटेड करने के लिए इस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करेगी और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने वाले लोगों के हवाले से मैं आने वाले दिनों में उनके हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। तो इंटरनल पॉलिटिक्स को भी इस वाक़ये ने शदीद तरीन जो है वो तरीके से इम्पैक्ट किया है। बहुत ज़्यादा जो है वो इस सारे के सारे मामले के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। 7वां इंपॉर्टेंट टेकअवे अगर इस मामले में देखें तो वो हमें न्यूक्लियर जो पावर है या जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसकी रीअफ़र्मेशन की सूरत में मिलता है। किस तरीके से 2 एटॉमिक पावर जो इससे पहले 3 फुल फ्लेज जंगें 48, 65 और 71 में लड़ चुकी हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 1998 में जब दोनों ममालिक की तरफ से एटॉमिक पावर्स होने के बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया, तो उसके बाद से ये दोनों ममालिक चाहे वो 99 कारगिल वॉर हो, चाहे वो 2019 का पुलवामा अटैक हो, चाहे वो 2025 का पहलगाम का ये जो है वो सारा एनकाउंटर हो, इसके बावजूद भी दोनों ममालिक एक फुल स्केल वॉर तक नहीं पहुँचते। उसके पीछे अगर कोई एक रीज़न है तो वो न्यूक्लियर डिटरेंस ही है कि दोनों ममालिक अब न्यूक्लियर पावर्स हैं और न्यूक्लियर पावर्स कभी भी फुल स्केल वॉर करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते।
शायद यही वजह है कि जो ही पाकिस्तान की तरफ से अपने रिस्पॉन्स के साथ ही जो है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास जो है वो तलब किया गया, तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए कि ये बात जो है वो अब न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा सकती है और जो दुनिया की बड़ी सुपर पावर है वो फौरी तौर पर हरकत में आके दोनों ममालिक को जंगबंदी या सीज़ फायर की तरफ लेकर जाने पर मजबूर जो है वो कर देती हैं। सो इससे हमें एक मरतबा फिर से ये बात पता चलती है कि जो दोनों ममालिक की न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान के लिए बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बहुत बड़ा रोल है इसमें, वो इस मामले में पाकिस्तान के वाकई मोहसिन है कि उन्होंने पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर डिटरेंस दी जिसकी वजह से हम फुल स्केल वॉर जो कि हम करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उस वॉर तक पहुंचने से पहले ही जो है वो इस मामले को दबाने तक या सीज़ फायर तक पहुंच जाते हैं। सो जो न्यूक्लियर पावर होने का जो एक फ़ायदा है, जो एक न्यूक्लियर डिटरेंस है, वो हमें एक मरतबा फिर से बहुत भरपूर तरीके से रीअफ़र्म होती हुई नज़र आती है। नेक्स्ट जो 8वां इंपॉर्टेंट टेक अवे मुझे सारे मामले में नज़र आता है, वो ये है कि ये 2025 में सोशल मीडिया के दौर में लड़ी जाने वाली जंग थी। ये कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं थी। ये जंग जितनी पाकिस्तान की फ़ौज ने मैदान जंग में जीती है, उतना ही सोशल और साइबर वॉरफेयर के सोशल मीडिया और साइबर वॉरफेयर के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के नौजवानों ने भी इस जंग को जीता है। कैसी आयरॉनिक चीज़ है कि जब ये सारा का सारा वाक़या स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान में एक्स, जो कि फ़ॉर्मली ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस प्लेटफ़ॉर्म पर पाबंदी थी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के घरों पर छापे पड़ रहे थे और वो लोग अपनी बात करने पर के लिए भी वीपीएन का सहारा ले रहे थे। जो ही ये सारा का सारा वाक़या स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को फ़ौरी तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वो बयानिए की जंग जो है वो बहुत बुरे तरीके से हार जाएँगे, क्योंकि जो जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या गवर्नमेंट के जो सोशल मीडिया चैनल्स थे, उनके जो टोटल व्यूज़ थे वो कुछ 100 भी नहीं थे। सो फ़ौरी तौर पर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको फ़ौरी तौर पर अनलीश किया जाए। ट्विटर पर से जो ही पाबंदी हटाई गई तो पूरी दुनिया ने ये देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए नौजवान हैं, उन्होंने बयानिए की, नैरेटिव की जंग में भारत की तबाही करके रख दी। और चाहे वो फैक्ट चेकिंग हो, फेक न्यूज़ की, चाहे वो मीम्स का बनाना हो, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पर लाइव इवेंट्स की कवरेज हो, चाहे वो वीडियोज़ का शेयर करना हो, चाहे वो भारतीय प्रोपेगेंडा का जवाब देना हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भारत को सुबकी का शिकार करवाना हो, इन तमाम मामलात के अंदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए नौजवानों ने भरपूर तरीन किरदार अदा किया। सो मच सो कि उसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, जो उन्हें पिछले 3 सालों से डिजिटल दहशतगर्द कहती आ रही थी, उनको सोशल मीडिया के इन तमाम वॉरियर्स को फिर से साइबर हीरोज़ और साइबर वॉरियर्स का नाम देकर उनका शुक्रिया अदा करना पड़ा। ये बात कहना जो है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने अगर ये जंग मैदान जंग में अपनी एयरफोर्स और अपनी काबिलियत से और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से जीती है, तो ये जंग बयानिए की जंग पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स और नौजवानों की वजह से जीती है। उससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि सोशल मीडिया के आने के बाद 2004 के बाद से ये पहली फुल एक बड़े लेवल की जंग थी जो दो ममालिक के दरमियान हुई है और इसके अंदर डिसाइसिव रोल सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए नौजवानों ने ही प्ले किया है। नवां जो 9th पॉइंट हमें जो टेक अवे मुझे मेरे ख्याल में सारे वाक़ये से देखने को मिलता है, वो हमें जो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल मीडिएशन की पावर है, वो हमें रीडिफाइन होती हुई नज़र आती है कि आप देखिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस चीज़ के ऊपर जो है वो जब ट्वीट किया गया कि दोनों ममालिक को सीज़ फायर पर आमादा करने के लिए अमेरिका की तरफ से जब इस चीज़ की धमकी दी गई कि हम आपके साथ अपनी तिजारत को रोक देंगे, हम अपनी इंटरनेशनल ट्रेड आपके साथ सस्पेंड कर देंगे, तो दोनों ममालिक फौरी तौर पर सीज़ फायर की टेबल पर आने के लिए मजबूर हो गए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये कितना बड़ा हथियार है आज के दौर में और इकोनॉमीज़ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स हैं, उनकी मीडिएशन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर नेक नीयति के साथ जो है वो किसी मामले के अंदर अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी बैकग्राउंड देखना है कि आप देखिए इस तरीके से जो जो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी, तमाम बड़ी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपना बिज़नेस चाइना से भारत की तरफ शिफ्ट करने की तरफ जो है वो गौर कर रहे थे या उसके लिए इक़दामात कर रहे थे, वो रुक गए हैं। वो दे हैव पॉज्ड देयर एक्शंस, क्योंकि भारत जो है वो अब इस सारे मामले में एक अनरिलायबल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर सामने आया है और पूरी दुनिया के जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सोच में पड़ गए हैं कि क्या ये जो टैरिफ से बचने के लिए वो चाइना से भारत जाने का जो अपना इरादा बनाए बैठे थे, क्या वो इस मामले को फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख भी रहे हैं या नहीं। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल जो ट्रेड्स हैं, जो इंटरनेशनल मीडिएशन है, उसका एक भरपूर रोल हमें जो है वो दोबारा से इस सारे के सारे वाक़ये में सामने आता हुआ नज़र आता है। 10वें नंबर पर अगर मैं ये कहूँ कि इस मामले के अंदर जो शायद सबसे पाकिस्तान के लिए पॉज़िटिव चीज़ जो आई है, वो है कि कश्मीर का मामला एक मरतबा फिर से रिविज़िट होकर इंटरनेशनलाइज़ हो गया है। कश्मीर गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस का और इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार था। लेकिन स्पेशली जब आर्टिकल 370 को रिवोक करके इंडिया ने इसको बाकायदा तौर पर इस पर कब्ज़ा कर लिया, तब से लेकर कश्मीर जो है वो शदीद तरीन बहरान का शिकार है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस सारे मामले के बाद जो कश्मीर का मामला है, वो फिर से एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उजागर हुआ है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले के अंदर अपनी मीडिएशन या फिर अपनी सॉलिसी का जो है वो इन्विटेशन दे दिया है, जिसको भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी के नाम से जो है वो इबारत किया जा रहा है कि एक मामला जो कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बायलैटरल मामला है, वो एक मरतबा फिर से इंटरनेशनलाइज़ हो गया है। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से इस मामले को इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाने की और एक नए सिरे से इसको जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के हवाले से कोशिशें करता आ रहा है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान को कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिली थी। इस सारे वाक़ये ने एक मरतबा फिर से कश्मीर को इंटरनेशनल कैनवस पर लाकर भरपूर तरीके से उजागर कर दिया है और दुनिया की तमाम बड़ी सुपर पावर जो हैं, वो इस मामले पर अब एग्री करती हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल अमन के लिए कोई कोशिश होगी, तो वो कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो कोई रिज़ॉल्व लाने के बाद ही हो सकती है, जो कि पाकिस्तान की बहरहाल एक बड़ी कामयाबी है। ये वो 10 के करीब इंपॉर्टेंट टेकअवेज़ हैं जो मेरे ख्याल में इस सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट की रोशनी में हमें देखने को मिलते हैं। हमें इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो साउथ एशिया की रीजनल पॉलिटिक्स है, जो साउथ एशिया की जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो रीडिफाइन और रिविज़िट होती हुई नज़र आती है। चाइना और पाकिस्तान का अलायंस नज़र आता है। इंटरनेशनल पावर्स के लिए चाइना और पाकिस्तान के इस अलायंस ने कुछ नई डेफिनेशंस क्रिएट करनी है, जिसको समझने के लिए अभी उनको कुछ वक़्त लगेगा। इसी तरह से भारत की जो एक इंटरनेशनल सुपर पावर बनने की जो ख्वाहिश थी, उसको शदीद चोट पहुँची है और साथ ही साथ दोनों ममालिक इकोनॉमिकली और सोशली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। जो एक नेशनलिज़्म का नैरेटिव काफ़ी अरसे से काफ़ी दबा हुआ था पाकिस्तान के लोगों के अंदर, वो दोबारा से उजागर हुआ है और भारत के अंदर जो हिंदुत्व की सोच है, जो हिंदू नेशनलिज़्म की एक मेंटालिटी है, उसको भी शदीद तरीन हवा मिली है। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो इस सारे मामले के अंदर हमें देखने को मिलती हैं।
अभी तक के लिए जो इस सारे वाक़ये से जो मुझे कुछ ज़रूरी 10 के करीब पॉइंट्स लगे थे, वो मैंने वीडियो में आपके सामने रखे हैं। अगर इस मामले में आप कुछ किसी मामले पर अपनी राय देना चाहें, आपके कोई सवाल हों, आप किसी मामले पर इत्तेफ़ाक या इख्तिलाफ़ करते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद किसी मौज़ू के ऊपर जो है वो एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं जल्द हाज़िर होऊँगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। इंशाअल्लाह नए मौज़ू के ऊपर नए मौज़ू के ऊपर बात करने के साथ जो है वो इंशाअल्लाह जल्द ही मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।